ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स के पहले वो ट्रिंग का पूरा एक ना ट्यून, ये इनका इनका कोई ट्यून नहीं है, बट जस्ट इमेजिन दैट that Sanjay Dutt wala walk song, and now you see him coming on stage. Everyone, we wait for you, please. Come on, guys. Yes. Hello, everyone. Sit here. कैसे आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? तो शुरू करता हूँ बिना ये भी बताए कि शुरू करते हैं इस बार बिना ये भी बताए कि कहानी का शीर्षक क्या है। आप लोग खुद कहानी के अंत में ढूंढ लीजिएगा। अभी अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली एक पार्टी ने भारत की हिंदी पट्टी में अपने 3 मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया, और अगले दिन न्यूज चैनलों में मैं ये खोज रहा था कि ये बातें करी जाएंगी कि वो मुख्यमंत्रियों की प्रशासनिक और सांगठनिक योग्यता क्या है। पर प्रशासनिक योग्यता के नाम पर कुल जमा ये बात समझ में आई कि वो क्रमशः प्रशासनिक योग्यता के नाम पर कुल जमा ये बात समझ में आई कि वो क्रमशः आदिवासी, ओबीसी और ब्राह्मण है। वर्ष 2023 के इस भारतवर्ष की सामाजिक असमरसता की इस चौड़ी खाई का केंद्र बिंदु शायद मनुस्मृति से भी पुराना है, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के केंद्र बिंदु की बात करें तो वर्ष 1989 में मेरी नजर जाती है जब भारत मंडल वर्सेस कमंडल की आग में जूझ रहा था, और उसके 3 वर्ष बाद 1999 में बिहार के राजनीतिक इतिहास के सबसे काले अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी, जहां पर जातिगत हत्याओं का दौर शुरू हो चुका। पर आपको मैं 1992 की इस हेट स्टोरी से 50 साल पहले 1942 की लव स्टोरी पर ले जाना चाहूंगा। उस समय मेरे दादाजी हरिहर कुंवर सिर्फ 19 या 20 वर्ष के थे। पिछले 5-6 वर्षों पहले ही उन्होंने अपने पिता को खोया था, और वो अब बनारस जाकर अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई करना चाहते थे। उन्हें खेल में भी बहुत रुचि थी, तो फुटबॉल खेलने के भी बहुत शौकीन थे। पर 1942 में ही गांधी जी ने ये आह्वान कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन का, और वो उस आंदोलन में कूद पड़े। पर अनफॉर्चुनेटली 1 साल के अंदर उन्होंने अपने 2 बड़े भाइयों को खो दिया, और जिम्मेदारियों के नाम पे उनके परिवार में 2 विधवाएं और कुछ रोते बिलखते बच्चे। वो बड़े बेमन से अपने घर वापस आए, परिवार के सामने दृढ़ चेहरा प्रस्तुत किया, पर जब एकांत में थे तो अनायास ही रो पड़े। उनको चाहिए था उस समय एक मर्म हाथ जो उनके कंधे पर पड़ता और उन्हें दिलासा देता, पर उन्हें हल्की सी एक कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ी। वो ध्वनि थी उस कुलीन किसान परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी के चरवाहे मूरत काका की। उन्होंने कहा, परशुराम के वंशज हो तुम, ये कहकर तुम्हें उत्साहित नहीं करूंगा कि तुम्हारे खून में पुरुषार्थ है। गांधी के आह्वान पर तुम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे, ये कहकर उत्साहित करूंगा तुम्हें क्योंकि तुम्हारे चरित्र में पुरुषार्थ। ये बात सुनकर हरिहर ने पीछे देखा और अपने मित्र से कहा कि आगे मित्र, मुझे लगा आज तुम फिर से मुझे तेल की खेत में ले जाओगे और अपनी कविताएं सुनाकर मेरा मन हल्का करो। मूरत ने प्रत्युत्तर में कहा कि आज समय की मांग ये है कि तुम पुरुषार्थ करो। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार के पड़ोसी फेरिए, तुम्हारी संपत्ति खा जाएंगे और तुम्हारा परिवार विलुप्त हो जाएगा। और अगले दिन ही दोनों मित्रों ने अपनी धोती की गांठ बांधी और हरिहर ने सरकारी फाइलों में छिपे अपने संपत्ति के ब्यौरे को देखने की बजाय अपने मित्र की जुबान पर भरोसा किया, और मूरत उनको हर उस खेत में ले गए और उन्हें अपने खेतों को चिन्हित करवाया। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं,
मुझे पता है कि तुम्हें तिलहन और दलहन के बीच का फर्क भी मालूम नहीं है, पर अगले 2-3 वर्षों में मैं तुम्हें गृहस्थी और किसानी के दलदल में डुबो दूंगा। और ये बात कहकर शायद उनकी भी आंखें भर आई होंगी, और ऐसा हुआ भी। अगले 2-3 वर्षों में मेरे दादाजी, जो कि अरहर और उड़द में भी उस समय फर्क नहीं कर पाते थे, वो हवा की नमी देखकर अब ये बताने लगे कि अब अनाज को खलिहान से लेकर घर के दलान में रखने का वक्त आ चुका। और अगले 2-3 वर्षों में वो किसानी और गृहस्थी में इतने निपुण हो गए कि फिर से अपने मित्र से उन्होंने याचना की। उन्हें कहा कि मुझे अब स्नातक की पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे फुटबॉल भी बहुत प्रिय है और अब तो भारत आजाद होने वाला है, मुझे 5-6 वर्षों का समय चाहिए। क्या तुम 5-6 वर्षों तक मेरे परिवार की एक बार फिर से देख रेख कर सकते हो? और ये मांग भी मुगल ने स्वीकार कर ली। अब मुगल की लाठी के नीचे ठीक वैसे ही पूरा परिवार पल रहा था जैसे कि एक समय श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नीचे पांडवों का परिवार, बैरम खान के भाले के नीचे मुगल वंश। और इस तरह अगले 5-6 वर्षों तक मुगल ने कुंवर परिवार की सेवा की। अब मैं इस कहानी को एक हार्ड रिसेट देता हूँ। 2009 में चलते हैं, जहाँ पे मेरी बहन की शादी थी। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से अपने घर आया था और शादी के 3-4 दिन पहले पूरा का पूरा परिवार बैठ के खाना खा रहा था, और एक अधेड़ उम्र की महिला सबको खाना खिला रही थी। मेरी थाली के पास आते हुए उन्होंने कहा, अभी भी दही से वैसी ही नाराजगी है बचवा। और फिर मेरी माँ ने पंछी का पाया कि ये मुगल काका की बेटी विद्या मासी है। और जब मैंने खाना खा लिया तो मैंने देखा कि वो एक कोने में बैठकर विवाह की कुछ गीत गा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे कि 70 साल पहले शायद मूरत हरिहर को खेतों में ले जाते होंगे और अपनी कविताएं सुनाकर उनका मन बहलाते होंगे। मैं मासी के पास जाकर बैठ गया, इधर उधर की बातें की और फिर अपना मुख्य प्रश्न पूछ लिया कि मासी, आपको कभी नहीं लगा, कभी कुंठा नहीं हुई कि आपके पिता ने हमारे पूरे परिवार को विलुप्त होने से बचा लिया और आपकी आर्थिक स्थिति में शायद हम आपको उतनी मदद नहीं कर पाए होंगे, या सब तो आपका ही था, आपने कभी कुछ क्यों नहीं मांगा? और तब उन्होंने जो उत्तर दिया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मृत्युशैया से तामक भीष्म की तरह मूरत ने अपने परिवार से वचन लिया था कि वो हमेशा कुंवर परिवार के लिए एक याचक की नहीं, संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। वो कभी भी न इस परिवार से कुछ मांगेंगे नहीं और हमेशा कुछ न कुछ देने की जिज्ञासा अपने अंदर रखेंगे। कैसे होते हैं ये लोग जो सिर्फ देना जानते हैं? कैसे होते हैं लोग who are born givers? ये कहानी किसी कुलीन किसान परिवार के उत्तराधिकारी और चरवाहे की तो बिल्कुल ही नहीं है। ये कहानी है हरिहर और मुगल की मित्रता की। ये कहानी है नर और नारायण की। ये कहानी है अर्जुन और कृष्ण की। और ये कहानी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एंड द ग्रेट बैरम खान की। तो कभी भी अगर भारतीय समाज में जातिगत असमरसता का भाव जागृत हो तो हो सकता है कि मेरी ये छोटी सी कहानी थोड़ी सी प्रेरणादायी साबित हो। Because I always believe that this country will never be run by a specific ideology. This country will be driven by idealism, ना पूंजीवाद, ना साम्यवाद, सिर्फ मानवता। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। So that was a very